नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र का संग्राम। शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। महाराष्ट्र का यह संग्राम अब एससी की दहलीज पर शिवसेना के बागियों ने गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। 15 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। डिप्टी स्पीकर के नोटिस को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिस को चुनौती दी गई है। खुद के और परिवार के लिए कोर्ट से सुरक्षा की मांग की गई है। 2 सदस्यीय बेंच सुनवाई करेगी। शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे पैरवी करेंगे। शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी केस लड़ेंगे। तो महाराष्ट्र की तकरार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी और कानून जगत के 2 दिग्गज आमने सामने होंगे। और इन 2 दिग्गजों के नाम हैं। शिवसेना की तरफ से आज कोर्ट में पेश होंगे अभिषेक मनु सिंघवी और बागी विधायकों की तरफ से केस लड़ने के लिए हरीश साल्वे। कानून की दुनिया में दोनों बड़े नाम। और 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने के डिप्टी स्पीकर के नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। डिप्टी स्पीकर ने 15 विधायकों को अयोग्य ठहराया है और ये सभी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इनकी पैरवी करेंगे हरीश साल्वे और शिवसेना की तरफ से केस लड़ेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। तो शिवसेना की आपसी फूट अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। सुशील पांडे संवाददाता दिल्ली हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, अब बहुत रोचक मोड़ इसे कहा जा सकता है महाराष्ट्र की लड़ाई को, क्योंकि शिवसेना के 2 धड़े हैं। आपस में एक दूसरे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और 2 दिग्गज आमने सामने होंगे जिन्हें कानून की दुनिया का बड़ा नाम कहा जा सकता है। एक तरफ हरीश साल्वे और एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी। क्या कुछ रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट उभर के आया है, जिसमें साफ तौर से शिंदे गुट की तरफ से और उन 15 विधायकों की तरफ से 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो फिलहाल वहां पर स्पीकर हैं उनके फिलहाल अधिकार को चुनौती दी गई है। साथ ही साथ सुरक्षा की भी मांग की गई है इस पूरे मामले में तमाम विधायकों को लेकर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह तमाम जो फिलहाल वहां पर स्पीकर हैं उनके अधिकारों को लेकर क्या इस मामले में कोई आदेश जारी कर सकता है या नहीं। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से ये कहा गया है कि जो अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया गया है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट विचार करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुवाहाटी और कर्नाटक हाई कोर्ट को लेकर 2 बड़े फैसले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही डिसाइड कर दिया है। वैसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि जो संवैधानिक संकट की बात शिंदे गुट कर रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कैसे कंसीडर करता है। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से इस पूरे मामले में हरीश साल्वे पक्ष रखेंगे, वहीं केंद्र सरकार को भी इस पूरे मामले में पक्षकार बनाया गया है, तो उनकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश होंगे। अगर शिवसेना की बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी शिवसेना को रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं कपिल सिब्बल ठाकरे कैंप को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पे लगभग 12:30 बजे सुनवाई करेगा तो शिंदे गुट की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी। वही जानकारी ये भी मिल रही है कि जिन तमाम 15 विधायकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है वो तमाम 15 विधायक सुनवाई के दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और मामले की सुनवाई को सुनेंगे। तो देखना बेहद अहम है कि जिस तरह संवैधानिक संकट की बात कही जा रही है और ये कहा गया है कि जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तमाम शिंदे गुट के लोगों को नोटिस जारी किया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या उन तमाम लोगों को कोई अहम आदेश जारी कर सकता है, और जो फिलहाल स्पीकर के आदेश को चुनौती दी गई है क्या उस मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ इंटरवीन करता है या फिर नहीं। बिल्कुल। और इसके अलावा सुशील, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा चूंकि महाराष्ट्र में अभी अस्थिरता का माहौल है। एक ही सरकार के विधायक जो है वो आमने सामने हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लग सकता क्योंकि संवैधानिक संकट को लंबे समय तक नहीं बनाया रखा जा सकता। जी ये तय है कि जिस तरह तमाम चीजें कही जा रही हैं और ये भारत गोगले समेत जो तमाम शिवसेना के 15 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें ये कहा गया है कि कानून के तहत जो 25 जून को 15 विधायकों की अयोग्यता की कार्रवाई को नोटिस जारी किया गया है वो पूरी रूप से अवैध है और ये असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का वायलेशन करता है।
तो ऐसे में जो फिलहाल अभी स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है, उस स्थिति को कैसे कमावेश कम किया जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अहम आदेश कोई जारी कर सकता है। और जो फिलहाल 15 नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे। चोमू में सड़क हादसा हुआ, 2 बाइक आपस में भिड़ गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 1 युवक घायल हुआ। उदयपुरा मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। और हीरालाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हीरालाल, क्या अपडेट इस हादसे को लेकर? यासी मैं बता दूं कि चोमू थाना इलाके के उदयपुरा मोड़ के पास की यह घटना है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार व्यक्ति है जो खाटू श्याम जी के दर्शन कर वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उदयपुरा मोड़ के पास उनकी बाइक पहुंची तो सामने से आ रही दूसरी बाइक से है जो टक्कर हो गई, और टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे में जो बाइक सवार 2 युवक थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर है जो चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। और जो हादसे में घायल व्यक्ति था उसको राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। फिलहाल जो पुलिस है मामले की जांच कर रही है। हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। झुंझुनू के कोलसिया में एक बाप बेटे पर बदमाशों ने न केवल लाठियों सरियों से हमला किया बल्कि गाड़ी चढ़ाकर मारने की भी कोशिश की। घटना के 2 दिन बाद अब वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें करीब 10 मिनट तक बदमाशों ने आधी रात को जमकर उत्पात मचाया और फिल्मी स्टाइल में गाड़ी दौड़ाने के अलावा मारपीट तक की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों घायल बाप बेटे का इलाज सीकर में चल रहा है। झुंझुनू के कोलसिया गांव की ये तस्वीरें हैं और जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये पिता पुत्र पर हमला किया गया। आधी रात की ये घटना है। गाड़ी फिल्मी स्टाइल में दौड़ाई गई, गाड़ी से रौंदने की कोशिश की गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं, और लाठी सरियों से भी हमला किया गया। फिलहाल दोनों पिता पुत्र सीकर के एक अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें अब 2 दिन बाद में ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। ये तस्वीरें जिसका सीसीटीवी फुटेज, घटना हालांकि 2 दिन पहले की है, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस के लिए आसानी होगी। कृष्ण सिंह शेखावत संवाददाता झुंझुनू हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कृष्ण, इस घटना को लेकर क्या अपडेट, क्या इस झगड़े की वजह थी, क्या पुलिस इन आरोपियों तक पहुंच पाई है जिन्होंने यह हमला किया था? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस मामले में नवलगढ़ पुलिस की ओर से कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं इन बाप बेटों का इलाज है वो सीकर के एक अस्पताल में जारी है, और जो घटना हुई है इसकी कोई वजह है वो अभी तक सामने नहीं आई है। और वह पुलिस है वो लगातार कह रही है कि लगातार दबिशें दी जा रही है आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर, मगर अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कृष्ण, गांव वालों से जानकारी मिली होगी, जिस गांव में यह घटना हुई होगी वहां पर, चूंकि 2 दिन हो गए इस घटना को बीते हुए, अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जो घायल पिता पुत्र है अस्पताल में भर्ती है, उनके परिवार वालों से बातचीत हुई होगी, कोई झगड़े की वजह जो अब तक सामने आई है? एफआईआर में बताया गया है कि अचानक से ही ये लोग आए हैं, और इनमें गांव के ही एक सुरेंद्र हैं जिनको लेकर कोई पुरानी बातचीत हुई बताई है, जिसके बाद ही इस तरह का ये हमला किया गया है। और अब ये इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज आया है तो उसमें साफ देखा जा सकता है कि 10 से 15 आदमी हैं वो लाठियों से हैं, वो लगातार घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की वारदातें होने के बाद भी अपराधियों की जो धरपकड़ है वो पुलिस तेजी से नहीं कर पा रही है, और जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
विधायक चंद्रकांता मेघवाल के खिलाफ चालान पेश होगा। करीब 400 पेज में चालान तैयार किया गया है। 35 गवाहों की सूची भी चालान में शामिल की गई। कोर्ट ने 28 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। तो विधायक चंद्रकांता के खिलाफ चालान पेश होगा। 400 पेज का चालान तैयार किया गया है। विधायक चंद्रकांता मेघवाल, 35 गवाहों की सूची भी चालान में शामिल की गई है। कोर्ट ने 28 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। तो विधायक चंद्रकांता मेघवाल के खिलाफ अब चालान को पेश किया जाएगा। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या अपडेट? जी, जो चंद्रकांता मेघवाल मारपीट प्रकरण जो करीब 5 साल पुराना मामला था, उस मामले में अब चालान पेश करने की तिथि ये कहा जा सकता आ गई है। आज करीब 400 पेज का चालान जो महावीर नगर थाना पुलिस ने तैयार किया है, जो विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित अन्य के गुनाहों का जो खाका तैयार किया है, वो आज SCGM 6 नंबर कोर्ट में पेश किया जाना है। और 35 गवाहों की सूची भी महावीर नगर थाना पुलिस ने इस मामले में की है। वही आज चंद्रकांता मेघवाल जो विधायक सहित अन्य उनके पति और अन्य जो जिन पे आरोप लगे थे, वो तमाम लोग भी आज कोर्ट में पेश होने हैं। इस पूरे मामले में अभी थोड़ी देर बाद में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये चालान पेश करने, जो चालान पे सुनवाई की अगली तारीख देते हैं या चालान का अवलोकन भी आज ही करते हैं, ये थोड़ी देर बाद में जो मामला है, जो तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जो राज्यसभा चुनाव के दौरान ये मामला लंबे समय पुराना, जो 5 साल पुराना मामला था, वो उस समय वापस सुर्खियों में आया था। महावीर नगर थाना पुलिस ने चंद्रकांता मेघवाल को 2 बार नोटिस जारी किए थे और मेघवाल ने राज्यसभा चुनाव का हवाला देते हुए उस समय पेश नहीं हुई थी। तब तलवार लटकी भी थी गिरफ्तारी जो होने की, लेकिन उसके बाद में कोर्ट ने शरण चंद्रकांता मेघवाल सहित अन्य ने ली। हालांकि अब उनके वकील की ओर से कोर्ट में ये कहा गया है कि 7 साल से कम जो सजा के प्रावधान वाले मामले में फिलहाल गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो महावीर नगर थाना पुलिस ने भी माना है कि राज्यसभा चुनाव के बाद विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित अन्य जो लोग हैं वो न केवल थाने में पेश हुए बल्कि अनुसंधान और जांच में पूर्णतः सहयोग किया है। फिलहाल वहां भी आवश्यकता नहीं, लेकिन अंतरिम जो जमानत अर्जी चंद्रकांता मेघवाल की ओर से पेश की गई थी, उनमें कोर्ट ने 3 बार उनको राहत दी गई और फिलहाल अभी भी 28 जून तक यानी कल तक इस मामले में अंतरिम जमानत अर्जी के मामले में सुनवाई होने के बाद उनकी गिरफ्तारी पर। ओम प्रकाश, विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? विधायक की तरफ से कई बार ये प्रतिक्रिया आ चुकी है। मीडिया के सामने अपनी पीड़ा जाहिर कर चुकी थी कि ये लंबे समय तक इस मामले को पेंडिंग रखा था और अपनी ही सरकार में शायद अपना पक्ष पूरी तरह से साफ नहीं रख पाई। इसके कारण जो भाजपा के बड़े नेताओं पर बिना नाम लिए उन्होंने उन पर भी प्रहार किया था कि शायद कहीं कहीं वो भी इस मामले में पूरी तरह से हम जांच नहीं कर पाए या हमारा पक्ष नहीं ले पाए। इसलिए हमारी सरकार रहते हुए हमें इस तरह की गुनाह जो सजा मिल रही है और बार बार हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी तरफ से भी मामला हमने दर्ज करवाया था। हमने 3 मामले दर्ज करवाए थे, उन पर FR लग गई थी, जबकि पुलिस की ओर से जो 2 मामले थे उस पर CID CB में जांच पूरी होने के बाद उनमें अनुसंधान के बाद उन पे आरोप तय हो गए थे, आरोप मतलब प्रमाणित माना गया था। उसके बाद में उसको नोटिस जारी किया गया था। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि चंद्रकांता मेघवाल और उनके पति सहित अपने ही सरकार में रहते हुए इस तरह के मामले में उलझ गए और ये अब कोर्ट में विचाराधीन मामला है। फिलहाल इस मामले में आज कोर्ट में चालान पेश किया जाना है। थोड़ी देर बाद में जो महावीर नगर थाना पुलिस है वो 400 पेज के जो विधायक सहित अन्य जो 9 लोग हैं उनके गुनाहों का खाका जो तैयार किया है वो पेश करेंगे। और जो इसके बाद में कोर्ट में जो विधायक चंद्रकांता मेघवाल की जो वकील है वो रेगुलर बेल एप्लीकेशन भी पेश आज ही करने वाले हैं। फिलहाल चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर ये कहा जा सकता है कि 28 जून तक कल तक के लिए रोक लगी हुई है, लेकिन फिर भी 28 जून के बाद में क्या होने वाला है, किस तरह की गिरफ्तारी, फिलहाल ये माना जा सकता है कि कोर्ट ने ये माना था कि इस मामले में पूरी तरह से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। 7
जो 7 साल से कम सजा का प्रावधान है उस मामले में फिलहाल गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। और महावीर नगर थाना पुलिस ने भी माना कि अनुसंधान पूर्ण किया गया, लेकिन ये माना जा सकता है कि जो फिलहाल गिरफ्तारी की जो तलवार लटकी हुई थी उसमें कहीं न कहीं चंद्रकांता मेघवाल को राहत मिलती नजर आ रही है। लेकिन आज 400 पेज का चालान पेश किया जाना 5 साल पुराने मामले में कोर्ट में थोड़ी देर बाद में। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीएचए का प्रदर्शन, सीएम के नाम आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज प्रदेश भर में कोविड स्वास्थ्य सहायक ज्ञापन सौंपेंगे। मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपने की तैयारी, 200 विधानसभा क्षेत्रों में ज्ञापन सौंपे जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर सीएचए ज्ञापन देंगे। संविदा कैडर में इनकी शामिल करने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 11 जून को सेवर थाना पुलिस को सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला था। पुलिस ने उस मामले की जांच में पाया कि मृतक युवक के दोस्त ने उसकी हत्या की थी। जानकारी के अनुसार मृतक युवक कुंवरपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला था और जयपुर में रहकर मजदूरी करता था, जहां उसकी विक्रम नाम के युवक से दोस्ती हुई, जिसके बाद दोनों मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सेवर थाना क्षेत्र में नशे की हालत में किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जहां विक्रम ने कुंवरपाल की हत्या कर दी और उसकी ट्राइसाइकिल को लेकर फरार हो गया। तो अब भरतपुर पुलिस ने इस केस की गुत्थी सुलझा ली है। दोस्त ने दोस्त की हत्या की थी। आरोपी दोस्त अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। मध्य प्रदेश का रहने वाला था मृतक। भरतपुर की एक घटना, पुलिस ने लगातार इन्वेस्टिगेशन की इसमें और अब जाकर वो हत्यारा पुलिस के हाथ, वो आरोपी पुलिस के हाथ लग गया है जिसने अपने दोस्त की हत्या की थी। आरोपी दोस्त अब पुलिस की गिरफ्त में है। घटना भरतपुर की है, जहां पर भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। मामला 11 जून का है। सेवर थाना पुलिस को सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले की जांच में पाया कि मृतक युवक के दोस्त ने उसकी हत्या की। जानकारी के अनुसार मृतक युवक कुंवरपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला था और जयपुर में रहकर मजदूरी करता था। उसकी विक्रम नाम के युवक से दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सेवर थाना क्षेत्र में नशे की हालत में किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, जहां विक्रम ने कुंवरपाल की हत्या कर दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक के साथ। दीपक, पुलिस को कौन से वो क्लू या सुराग मिले जिसके आधार पर पुलिस ने इस आरोपी दोस्त को पकड़ा जिसने अपने दोस्त की हत्या कर दी? देखिए, बिल्कुल आसिफ, ये पूरा मामला जो है वो सेवर थाना क्षेत्र का है, जहां झीलरा के पास में सेवर थाना पुलिस को संदिग्ध अवस्था में एक मृतक युवक की लाश मिली थी, जहां पर पुलिस ने इस पूरे पहलुओं की जांच की था। वो जयपुर में रहकर के मजदूरी करता था, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। इसके एक साथी दोस्त था, वो दोनों मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए थे ट्राईसाइकिल से, लेकिन रास्ते में नशे की हालात में उनमें दोनों में आपस में कोई विवाद हुआ, जिसके बाद दोस्त ने ही उसकी हत्या कर दी। इसके मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जो आसपास लगे थे उनको निकाला, जिसमें दोनों साथी जो ट्राईसाइकिल में बैठ करके जा रहे थे। उसके बाद में फिर आगे का जब सीसीटीवी फुटेज निकाला तो उसमें जो दूसरा साथी था वो ट्राईसाइकिल में अकेला बैठ करके जा रहा था। तो इस पूरे मामले की पुलिस ने तलाश की और जब आरोपी जो है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है विक्रम, उससे गहनता से पूछताछ की तो उसने कबूला है कि हम दोनों मध्य प्रदेश के लिए निकले थे और रास्ते में नशे के हालात में दोनों में आपस में विवाद हो गया और उसी के चलते उसने जो है उसकी हत्या कर दी। और राज को छुपाने के लिए उसके सिर को जो है पत्थरों से पूरी तरह से क्षति विक्षित कर दिया था, जिससे कि उसकी जो है पहचान ना हो सके। लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और जो है आरोपी दोस्त विक्रम को सेवर थाना पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। जी आसिफ, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद।
जोधपुर के जेएनबीयू की मेजबानी में इस बार पीटीईटी परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के बीएड कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा पीटीईटी के लिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट PTETRAJ2022.org से पीटीईटी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 3 जुलाई को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। द्विवर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में उपलब्ध करीब 1,40,000 सीटों पर प्रवेश के लिए 5,44,348 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के 3,89,522 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 1,64,823 आवेदन किए गए हैं। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1580 केंद्र बनाए जाएंगे। अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीलवाड़ा से अजमेर आ रही रोडवेज बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर आधा दर्जन यात्रियों को अजमेर रेफर कर दिया गया है। हादसा रोडवेज बस चालक की लापरवाही के कारण हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। तो अजमेर में खड़े ट्रेलर से बस टकरा गई। 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए। चालक की लापरवाही भारी पड़ गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस बुलाया गया। ट्रोला सड़क किनारे खड़ा था। चलती हुई बस उस ट्रोले में जा टकराई। तो ड्राइवर की लापरवाही से ये बड़ा हादसा सामने आया। अजमेर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे की ये घटना है। सभी घायल इस समय हॉस्पिटल में हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार की शाम जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में 2 महिला समेत 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए देवगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देवगढ़ थाने में दोनों ही पक्षों ने रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि काचबली पायरी गांव के चैन सिंह अपनी खेत की ओर जा रहा था, तभी भंवर सिंह और गोपाल सिंह के परिवार वालों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। चैन सिंह की आवाज पर उसके परिजन भी मौके पर पहुंचे और फिर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। तो जमीन को लेकर यह झगड़ा हुआ 2 गुटों के बीच। 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। लाठी डंडों से हमला किया गया। मसला जमीन को लेकर था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल सभी घायल अस्पताल में हैं। ये वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जो मौके से मोबाइल के जरिए बनाई गई हैं, जिसमें ये झगड़ा हुआ। 2 महिलाएं भी इसमें घायल हुई हैं। कुल 7 लोग घायल हुए हैं।
और अलकेश सनाडे हमारे साथ जुड़ गए। अलकेश, किस वजह से ये झगड़ा हुआ है? पुलिस ने अब तक इस मामले को लेकर क्या कुछ किया है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं, ये देवगढ़ थाना क्षेत्र के काछबली पायरी गांव की घटना है। कल शाम को जो पीड़ित है चैन सिंह, उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि वो शाम के 5 से 6 बजे के करीब जब अपने खेत की ओर जा रहा था तो वहीं पे भंवर सिंह, गोपाल सिंह और उसके परिजनों ने उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में वो घायल हो गया, उसके पिताजी घायल हो गए, उसके अंकल और उसकी माता और उसकी चाची को चोट आई। उसका कहना यह था कि उनके बीच में किसी जमीन की उस बात को लेकर विवाद चल रहा है, जिस बात को लेकर उसके ऊपर हमला किया गया था। देर शाम को दोनों ही पक्षों ने देवगढ़ थाना पुलिस में अपने अपने जो तरफ से मारपीट और हमला करने की रिपोर्ट दर्ज की है। और रिपोर्ट देने के बाद अब देवगढ़ थाना पुलिस ने जो सबसे पहले प्राथमिकता पुलिस की घायलों का इलाज करवाना था, तो देवगढ़ थाना पुलिस ने पहले सभी घायलों को देवगढ़ सीएचसी में भर्ती करवाया और उनका इलाज करवाया। अब पुलिस ने दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट ले ली है और दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अनुसंधान कर रही है कि इस मामले में वही क्या कारण है और किस वजह से ये मारपीट की हुई है। जी अलकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मेरे ऊपर लट लेकर आए थे तीनों बाप बेटे। वो है ना, पापा मेरे को बचा रहे थे, मेरे अंकल मेरे को बचा रहे थे, मेरी मम्मी बचा रही थी और मेरे आंटी बचा रहे थे। तो इनके ऊपर भी मांगने लट लेकर आए। भंवर सिंह यानी उनके बेटे है ना, विनोद सिंह और गोपाल सिंह, तीनों बाप बेटे मेरे ऊपर लट लेकर आए। और है ना, भंवर सिंह के हाथ में हॉकी थी, विनोद सिंह के हाथ में एक बड़ा लठ था और गोपाल सिंह के हाथ में भी लठ था। मैं ना अपना जा रहा था, वो तीनों एकदम आए, मेरे को पता नहीं था वो मारने वाले क्या करने। झुंझुनू के विनीत भालोटिया ने 26 दिनों में 2500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके करीब 5 राज्यों के विद्यार्थियों को खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संदेश दिया। आज सुबह ये विनीत जब झुंझुनू पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। दरअसल इंडाली गांव के रहने वाले विनीत भालोटिया ओडिशा के भुवनेश्वर की नाइजर कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर हैं और साइकिलिंग करना उसका शौक है। इसी शौक के तहत उन्होंने खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भुवनेश्वर से अपने घर झुंझुनू की ओर निकले। इस दौरान उन्होंने 2500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की। मैंने ये जर्नी नाइजर भुवनेश्वर से स्टार्ट किया है और अभी झुंझुनू स्वर्ण जयंती में इसको ख़त्म कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। तो ये जर्नी अराउंड 2500 किलोमीटर के हो गया है। मेरा मकसद ये था कि स्पोर्ट्स को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई है। तो इसी अवेयरनेस राइड को, मतलब स्पोर्ट्स अवेयरनेस राइड को मैं लेके चला भुवनेश्वर से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज